हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर 4 जलवायु के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 3 और 5 मार्क्स के लेकर आया हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक है स्थिति तथा उच्चावास संबंधी कारक हैं और दूसरा है वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक या कारण या तत्व, कुछ भी बोल सकते हैं, कारक, कारण या तत्व। तो स्थिति तथा उच्चावास संबंधी कारक उनमें से अक्षांश, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तल से दूरी या तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच, भूमि की आकृति किस तरह से बनी हुई है, इस तरह से। पवन एवं दाब संबंधी कारण या कारक, तो दाब तथा वायु धरातल या वितरण, ऊपरी वायु परिसंचरण या वायु राशियों का अंतः प्रवाह और या जेट प्रवाह, ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। और तीसरा है कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों तथा वर्षा ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा की अनुकूल दशाएं, ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में, जाड़े का मतलब है सर्दी, सर्दी के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका उत्तर है कि भारत का पूर्वी तट, विशेषतः तमिलनाडु तट, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता है। तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के समानांतर यानी बराबर है और अरब सागर की धारा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित हैं। इसलिए यहाँ उत्तर पूर्व से लौटते समय मानसून की धारा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों के प्रभावाधीन शीत ऋतु में यह वर्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट प्रवाह क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, जेट प्रवाह किसे कहते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षोभ मंडल के भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु धाराओं को जेट प्रवाह कहते हैं। ये सीमित क्षेत्र में चलती है और बहुत तेज गति से चलती हैं। शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभों को भारत में जाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती हैं। जेट स्ट्रीम में अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कोई 3 विशेषताओं को बताइए, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है मानसून पवनों का अनिश्चित तथा संदिग्ध, मतलब अनियमित, इनकी कोई स्थिति नियमित नहीं है। और तीसरा है कि मानसून पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी भारतीय जलवायु को व्यापक एक रूपता प्रदान करना, एक रूपता मतलब समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो आर्द्रता यानी नमी से लदी पवनें जब अत्यधिक बार, मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं और अपनी अधिशेष मतलब साथ में ले जाने वाली नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ में छोड़ देती हैं, जो उससे नहीं चलती है, उसको नीचे छोड़ देती है, जो मूसलाधार वर्षा के रूप में धरातल पर पहुंचती है। यह वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ ही घंटों में एक विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त या पानी पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा अचानक से, अकस्मात मतलब अचानक ही शुरू हो जाती है। मानसून की इस अकस्मात आरंभ को ही मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु प्रदेश क्या होते हैं? कोपेन की पद्धति के
प्रमुख आधार कौन कौन से थे? कोपेन ने जलवायु के किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो जलवायु प्रदेश उस भूभाग को कहते हैं जहां जलवायु के तत्वों में संयुक्त यानी मिला हुआ प्रभाव से जलवायु की एक जैसी दशाएं पाई जाती हैं, समान दशाएं। कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार तापमान और वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानसून में विच्छेद किसे कहते हैं या मानसून विच्छेद क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो मानसून में विच्छेद जब पवने 2 सप्ताह, लगभग 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है, वर्षा नहीं होती, तो वर्षा काल में शुष्क यानी सूखा के दौर आ जाता है, इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। मतलब मानसून जो हो रहा है उसमें रुकावट आ जाती है। इसका कारण या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। पश्चिमी तटीय भाग में शुष्क दौर तब आता है जब वाष्प से लदी हुई वायु राशि तट के समानांतर यानी बराबर चलती हैं। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता जल वाष्प से लदी हुई वायु को ऊपर उठने से रोकती हैं और वर्षा नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार से चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है और ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत में रबी का मतलब है जो अब फसल बोई जा रही है, यानी अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। इसमें सरसों, गेहूं और चना इत्यादि फसल बोई जाती है। बोने वाले किसानों को पश्चिमी दिशा से आने वाले चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है। इन चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। और ये कहाँ से? तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम या मौसिनराम में क्यों होती है? इसका कारण क्या है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो और खासी, ये खासी है, तथा जयंतिया की पहाड़ियों की आकृतियां कीप आकार, कीप जानते हैं एक जिसमें तेल डालते हैं उस तरह का, की सी हो जाती हैं, जिसमें वायु की एकदम ऊंचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है। यहाँ पर स्थित चेरापूंजी में 1102 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो अभी तक विश्व की सबसे अधिक मानी गई थी। पहले चेरापूंजी में ही माना जाता था कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौसिनराम के स्थान पर 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो विश्व में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा पर्वतकृत है, यानी पर्वतों से होती है। वर्षा के वितरण तथा इस पर उच्चावच के प्रभाव के संदर्भ में कोई उदाहरण दे के समझाने 5 उदाहरण। तो सबसे पहले है कि पश्चिमी घाट के कारण पश्चिम तटीय मैदान में भारी वर्षा होती है। अरब सागर की मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती हैं। दूसरा है कि पश्चिमी घाट में वृष्टि छाया क्षेत्रों में कम वर्षा, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये नीचे उतरती हैं। इस फलस्वरूप इसका तापमान बढ़ जाता है तथा आर्द्रता में कमी आ जाती है। इससे दक्षिणी पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। तीसरा है मेघालय में पर्वतों की बनावट के कारण भारी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जयंतियों की पहाड़ियों से टकराती हैं। इन पहाड़ियों की आकृति कीप जैसी है, जिसके कारण से यहाँ भारी वर्षा होती है। आपको उसमें पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट है कि अरावली के विस्तार की दिशा के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है।
इसका कारण कि अरब सागर की मानसून पवनों की तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर यानी बराबर न आने के कारण ये पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं करती हैं। और पांचवा कारण है कि मानसून पवनों की दिशा पर हिमालय का प्रभाव। बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। यह हिमालय पर्वत की ऊंची श्रेणियों को पार करने में असमर्थ होती है तथा पश्चिमी की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती हैं। ज्यों ज्यों यह पश्चिम की ओर बढ़ती है त्यों त्यों नमी कम होती जाती है और बारिश कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं। किसी एक मौसम की दशाओं की सविस्तार से व्याख्या करनी है। तो मुख्य रूप से भारतीय मौसम को सामान्यतः 4 ऋतुओं में बांटा गया है। यह शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पूर्वी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन यानी लौटने अथवा प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके यहाँ पर 3-3 महीनों में इनका वर्णन किया गया है। तो हम इसका मानसून के लौटने की ऋतु के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि मानसून सितंबर के दूसरे सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भाग से लौटना शुरू हो जाता है और दक्षिण में मध्य अक्टूबर तथा दिसंबर के आरंभ तक लौटता रहता है। दक्षिणी प्रस्फोट के विपरीत मानसून पवनों का लौटना काफी क्रमिक होता है, लगातार लौटता रहता है। मानसून पवनों के लौटने से आकाश साफ हो जाता है, दिन का तापमान कुछ बढ़ जाता है परंतु रातें अच्छी हो जाती हैं, थोड़ी ठंड हो जाती है। इस ऋतु में दैनिक ताप में अंतर अधिक हो जाता है और बंगाल की खाड़ी से पैदा होने वाले चक्रवात दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण देकर आपको समझाना है कि भारत की जलवायु भारत की स्थिति तथा उच्चावच से प्रभावित होती है। जो हमने पीछे भी इसके बारे में बात कर ली है लेकिन वहाँ पर विस्तार से नहीं बताया है, यहाँ विस्तार से थोड़ा समझा रहे हैं। तो भारत विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ विस्तृत है। कर्क रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। किसके? भारत से। कहाँ से? बीच में से गुजरती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर में घेरे हुए है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये परिस्थितियां यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है जो इस प्रकार है। अक्षांश भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, अतः यहाँ उष्ण यानी गर्म कटिबंधीय प्रवाह रहता है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। पर्वत श्रेणियां भारत के उत्तर में स्थित कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ध्रुव रेखा से उत्पन्न ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती हैं, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड नहीं होती। यही पर्वत श्रृंखला मानसून पवनों को रोककर वर्षा करने में सहायक होता है। तो हिमालय एक तरह से हमारे यहाँ संतरी का काम करता है। जल एवं स्थल का वितरण भारत में प्रायद्वीपीय भाग का बंगाल की खाड़ी से एवं अरब सागर से घिरा होना वायु की जलवायु में तापमान को प्रभावित करता है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को आर्द्रता से युक्त करने में भी सहायक है। भारत का उत्तरी भाग स्थलबद्ध है, मतलब यहाँ पर समुद्र नहीं है या जमीन है, इसलिए यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में अत्यधिक बढ़ जाता है और शीत ऋतु में सर्दियों में बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि स्थल है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। इसके अतिरिक्त समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई एवं उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन की प्रक्रिया क्या है, इसका वर्णन करना है, बताना है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में मई जून में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। निम्न वायुदाब की ये दशाएं हिंद महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनों को अपनी ओर
आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, क्योंकि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये पवनें भूमध्य रेखा में दक्षिण पूर्व दिशा से बहती हैं, किंतु भूमध्य रेखा पार करते समय कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? दक्षिणी पश्चिमी। ये दक्षिणी पूर्वी बहती हैं, लेकिन आगे दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण ये नमी हो जाती है, इनमें आर्द्रता आ जाती है। भारत में प्रवेश के दौरान ये दक्षिणी पश्चिमी मायाएं दो भागों में बट जाती हैं। ऐसा भारत के प्रायद्वीपीय स्वरूप के कारण हुआ है। और यहाँ पर मानसून दो जगह से आता है, एक अरब सागर की शाखा है और दूसरा बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, ये बताने हैं। तो कोपेन के अनुसार जो बताया है वो इस तरह से है। लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, इससे व्यक्त किया जाता है AMW। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ साथ चलती हैं, यह है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार AS। इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश का विस्तार कोरोमंडल तट के साथ साथ है, उसके समानांतर है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, इसे A और W स्मॉल में इस तरह से व्यक्त किया जाता है। तटवर्तीय प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरा प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसे BSHW इससे प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। प्रायद्वीप के अंदर के भाग तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु BWHW, इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान में के पश्चिम भाग में पाई जाती है, जहां मरुस्थल है। नेक्स्ट है शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश CWG। भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतर भाग में जलवायु पाई जाती है। आगे ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश DFC, यह जलवायु पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और नेक्स्ट है ध्रुवीय जलवायु, इसे E के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर के और निकटवर्ती पर्वतीय श्रृंखलाओं के मार्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या कीजिए। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसका उत्तर देना है कि मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि की फसलें मानसून पर ही निर्भर करती हैं। कृषि उपज की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं है। यदि वर्षा सामान्य है तो फसल अच्छी होती है, आगे कम है तो वर्षा कम है तो फसल नहीं होती है। भारत की 64% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। वर्षा की उच्च परिवर्तनता के कारण देश के कुछ भागों में सूखे तथा अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। भारत में कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं पर सूखा रहता है। भारतीय कृषि की सफलता मानसून वर्षा के निश्चित समय तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। सिंचाई विहीन, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव पड़ता है और वहाँ फसलें नहीं होती है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या उत्पन्न कर देता है। एकदम से जो बारिश होती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ भी कहा जाता है, क्या है? तो भूमध्य रेखा के निकट वह कटिबंध है जहां
उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्वी पश्चिम व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। सूर्य की लंबवत किरणों के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्मकाल में इसकी स्थिति उत्तर में कर्क रेखा के निकट तथा शीत ऋतु में या शीतकाल में मकर रेखा के निकट होती है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी स्थिति 25 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश पर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की पार करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। इस तरह से आज जो हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं और आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।